मॉर्निंग मॉर्निंग ताकर जी। एक सेकंड में ये लिंक शेयर कर लूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो का बता दीजिएगा, ऑडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज पूछ लीजिएगा। और ये जो सब्जी ले वाली आवाज को इग्नोर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों के बीपी हाई हो रखे होंगे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आ रहे होंगे। तो याद रखिएगा, लाइफ का इतना ही फंडा है। ये दो कोट्स लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो ये दो कोट्स लाया हूं आप लोगों के लिए। डोंट लिमिट योर सेल्फ, मेनी पीपल लिमिट देम सेल्फ टू वॉट दे थिंक दे कैन डू। यू कैन गो एज फार एज योर माइंड लेट्स यू। वॉट यू बिलीव रिमेंबर यू कैन अचीव। तो ये दुनिया की सच्चाई है, आप अपने माइंड को जितना लिमिट करके रखते हैं उतना ही आप अचीव कर पाते हैं। मॉर्निंग बेंडी जी। दुनिया में लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, सबसे पहले अपने माइंड के लेवल पे उसको अचीव करना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप अपने माइंड में ही हार के बैठे हैं तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कोट है, इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। तो अगर लाइफ को मैं सम अप करूं तो मेरे लिए दो कोट्स ही मोर देन इनफ है। तो आप लोग जिनको भी डर लग रहा है, ये याद रखिएगा कि अगर आपके मन में आप अपने फियर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा स्ट्रगल इसी बात का होता है कि अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, अपने डर को कैसे कंट्रोल करें। डर सबको लगता है, ठीक है, और डर आपकी एफिशिएंसी को आधा कर देगा। एग्जाम के अंदर आपको आता होगा तब भी आप गलत मार्क करके आएंगे। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, डरिए मत। इट्स जस्ट अ एग्जाम। जस्ट अ एग्जाम मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। लाइफ में हर एक मोड पे आपको यही सीखना होगा कि कैसे अपने फियर को कंट्रोल करते हैं। लाइफ, सारी लाइफ इसी के बारे में है कि अपने फियर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? कई बार आपको लगता है कि आप नहीं अचीव कर पाएंगे, लेकिन उस टाइम पे बस आपको यह सोचना होता है कि बस कंटिन्यू करते रहें करते रहें करते रहें, एंड यू विल रियलाइज कि अगर आपने हार नहीं मानी तो आप विनर लाइन के उस तरफ खड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग।
बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बोथ बी और डी, ओनली वन। आंसर है इसका डी। आंसर है इसका डी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा है फॉरेनर्स। फॉरेनर्स को इनर लाइन परमिट वाला नहीं लेना पड़ता, उनका पास दूसरा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, मणिपुर के लिए भी आपको लेना पड़ता है, शुरुआत में नहीं लेना पड़ता था, पर 2020 में मणिपुर के लिए भी ILP कंपलसरी कर दिया गया है बाय होम मिनिस्ट्री। तो आंसर इज डी। आंसर इसका डी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। किसी को कोई डाउट? तो 2020 में, जी हाँ, 2020 में मणिपुर पे भी ILP एक्सटेंड कर दिया गया था। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका आप लोग आंसर सही देंगे। तो आंसर इसका क्या है? डी, नन। फॉरनर्स के लिए जो परमिट चाहिए होता है वो दूसरा परमिट चाहिए होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पूरा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। पूरा उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि क्या करना होता है, कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अगर आपको उसके अलावा भी जानना है। सो फॉरनर्स को चाहिए होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, उसको दूसरा परमिट कहते हैं, उसको PAP या RAP कहते हैं, डिपेंडिंग कि वो प्रोटेक्टेड एरिया में जा रहा है या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहा है। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट ये फॉरनर्स को लेने होते हैं। इंडियंस को, जो बाकी एरिया से आते हैं, उनको ILP लेना होता है, जिसको कहते हैं इनर लाइन परमिट। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फॉरनर्स के लिए कंडीशन अलग होती है, क्योंकि बहुत सारा एरिया को रिस्ट्रिक्टेड एरिया की कैटेगरी में डाल रखा है, बहुत सारे एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में डाल सकता है। तो अगर प्रोटेक्टेड एरिया में जाएंगे तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया की कैटेगरी में जा रहे हैं तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा उनको। क्लियर है सबको? यस और नो बता दीजिए। इसके ऊपर प्रॉपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। 2020 से पहले मणिपुर के लिए नहीं जरूरी था, पर मणिपुर ने बहुत रिपीटेडली डिमांड की, तो 2020 में ILP को एक्सटेंड कर दिया गया मणिपुर के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। ध्यान से पढ़िएगा। अब ये मैकमोहन लाइन के लिए, मैकमोहन लाइन के लिए है ये। आपको बॉर्डर्स का कुछ आइडिया होना चाहिए, कौन सा बॉर्डर कहां फॉलो होता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, इंडिया और तिब्बत वाले इलाके को मैकमोहन लाइन बोला जाता है, जो कि छोटा सा हिस्सा है ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। अब इसका अगर आंसर नहीं पता है तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग तुक्का मार सकते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से तुक्का मारिए। और एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है, जैसे ही कोई एक इंडिविजुअल कोई एक ऑप्शन देता है, बाकी सारे भी उसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। एंड मुबारक हो, मेजॉरिटी ऑफ आप लोग गलत है। देखिए 1911 के आसपास एक ऐसा माहौल बना
जब चाइना में सिन्हाई रेवोल्यूशन चल रहा था तो चाइना बेटर कंडीशन में आ रहा था, तो एक खतरा था कि बॉर्डर डिसाइड करना पड़ेगा इंडिया और चाइना के बीच में। फिर इसी के लिए शिमला नेगोशिएशन बुलाया गया, जिसमें म्यांमार की पार्टी थी, तिब्बत की पार्टी थी और इंडिया की पार्टी थी। चाइना कहता है कि हम इसके नेगोशिएशन के पार्ट नहीं है, इसलिए वो इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए चाइना बहुत सारा एरिया क्लेम करता है, जिसमें अरुणाचल वाला एरिया भी है, पर हम उनको एक चवन्नी एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। गुड मॉर्निंग एबी जी। मैकमोहन लाइन 1914 में फाइनलाइज हुआ। यस, ये शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला नेगोशिएशन 1913 से लेकर 1914 तक चला। अब आप एक चीज समझिए कि जहां बहुत एग्जैक्ट ये नंबर लिखा हो, वहां थोड़ा रिस्की हो जाता है मामला। सो इसका आंसर है, ये देखिए 480 माइल्स, बड़ा स्पेसिफिक नंबर लिखा है। तो एक्चुअली में आप इसकी लेंथ की बात करेंगे तो वह 550 माइल्स, 890 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा, कई बार आप लोग बस एक तरीके से माइंड बना लेते हैं कि हाँ जी ये होगा, एक ने आंसर दिया, सब उसी रेस में चले जाते हैं, सी 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 सी, एंड सबका गलत। ये यहां पे कोई मेजॉरिटी देख के डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए कुछ बॉर्डर्स हैं, जैसे रेड क्लिफ लाइन है, वो 1946-47 के आसपास बनाई गई। दुरंद लाइन बनाई गई, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इन्हीं के नाम पे दुरंद ट्रॉफी खेली जाती है। सो आंसर डी, ये सारे फैक्ट्स याद रख लीजिएगा। ठीक है, इन तीनों लाइन के अगर ऑर्डर की बात करें, पहले दुरंद लाइन का ऑर्डर डिसाइड किया गया था, फिर उसके बाद आपको डिसाइड किया गया मैकमोहन लाइन आई, और फिर रेड क्लिफ लाइन आई। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, यस और नो। सबके सब आप आंसर देते रहे, एट मैक्स गलत हो जाएगा। यहां गलत होने पे फांसी नहीं दे रहा हूं मैं दे भी नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर बताइए क्या होगा। बात की गई है एंग्लो अबोर वॉर की। सो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बता देता हूं। टोटल 4 लड़ाइयां हुई हैं। पहली 1858 में, दूसरी 1859 में, तीसरी 1894 में, चौथा 1911 से लेके 12 में। 58, 59, 94, 1911 से 1912, ये 4 अलग अलग टाइम पीरियड में 4 लड़ाइयां हुई हैं। किनके बीच में? ब्रिटिशर्स एंड आदि ट्राइब के बीच में, जिनको ब्रिटिशर अबोर कहते थे। ठीक है, क्लियर है। तो 1858, 59, 94, 1911 से लेकर 12, ये लिख लीजिएगा, आप लोगों के काम आएगा। और इसके बैकग्राउंड ये थे कि ब्रिटिशर्स बहुत सारा एरिया वो एक्वायर करना चाहते थे जहां आदि ट्राइब रहती थी।
तो अपनी लैंड को डिफेंड करने के लिए, अपने एरिया को डिफेंड करने के लिए जो लड़ाई हुई उनको वॉर बोला गया, और ये 4 वॉर हुए। ठीक है, ब्रिटिशर्स ज्यादा पावरफुल थे लेकिन उसके बावजूद भी पूरी जान से, पूरी ताकत से, अपने जो भी वेपन से उनसे लड़ाई लड़ी अबोर्स ने, आदीस ने। तो ये 4 लड़ाइयां हुई हैं, जिसमें से चौथी पे सवाल पूछा जाता है, क्योंकि चौथी हुई थी एक ऑफिसर के मरने पे जिसका नाम था न्यूल विलियमसन। तो ये याद रखिएगा। जिन लोगों को इसके रिलेटेड नोट्स चाहिए हो कि हाँ जी सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स नहीं है हमारे पास, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा, बहुत डिटेल में चले जाएंगे हम। बस आप इतना याद रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नोट्स चाहिए हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब इस पे ध्यान से सोच के बताइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सोच के बताइएगा क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए। दोनों है ना, एक 58 है, एक 59 है। तो पहला पूछा है तो आंसर 58 हो गया, दूसरा 59 हो गया, तीसरा 94 हो गया, चौथा 19, 11, 12 हो गया। जी हाँ, बिल्कुल कालिक जी, मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए, मैंने पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, आप में से जिस जिसको चाहिए प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो ऑप्शन ए आया है, ऑप्शन सी आया है, सी ऑप्शन आया है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप सब लोग आंसर देने की कोशिश करें। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे मान के चलिए कलकत्ता वाले इलाके में रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बीच में थे अहोम्स, और यहां पे थे बर्मीज, बर्मा, म्यांमार। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा इधर अटैक करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है अहोम्स उनके सेफ्टी वॉल्व का काम करेंगे अगेंस्ट बर्मा। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम बर्माज ये वाले एरिया को कैप्चर करने लग जाते हैं। अब बर्मास ने ये वाला एरिया जब कैप्चर कर लिया, ये पूरा एरिया जब ऑक्यूपाई कर लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था लड़ने के। अहोम्स को यह लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए लड़ रही है, और जब वो बर्मीज को हरा देंगे तो ये सारा एरिया हमको वापस रिस्टोर कर देंगे, अहोम्स को वापस रिस्टोर कर देंगे। इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, मैं वारे जाऊं अहोम्स के, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास को नहीं जानती थी। सो ये पूरी लड़ाई हुई, इसको कहते हैं फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। ये 2 साल से ऊपर की लड़ाई चलती रही, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक लड़ाई चली, 1824 से 26 तक। इसमें जीत गए ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। अहोम्स को लगा ये एरिया उनको वापस मिलना चाहिए, लेकिन उनको ये एरिया वापस नहीं मिला, ये सारा एरिया ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। सो इस कंट्रोल के अगेंस्ट में अहोम्स के जो लीडर थे उन्होंने रिवॉल्ट किया, जिसको कहते हैं अहोम रिवॉल्ट, जो कि रिवॉल्ट हुआ 1828 से स्टार्ट होते होते 1838 1840 तक चला। अलग अलग लीडर थे,
तो सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है, ये अहोम रिवॉल्ट के बारे में बात कर रहा है और ये पहला बात कर रहा है एंग्लो बर्मीज वॉर के बारे में। आंसर इज सी। रिवॉल्ट, रेवोल्यूशन, बैटल, वॉर, सबका अपना अलग अलग मतलब होता है। ये याद रखिएगा, रिवॉल्ट मतलब होता है जब आप सिस्टम के खिलाफ विद्रोह करते हैं और जब आपका वो विद्रोह सक्सेसफुल हो जाता है और आप अपना नया सिस्टम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, रेवोल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ये याद रखिएगा, ये अहोम रिवॉल्ट हुआ था 1828 में। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे जो मैंने कवर करने की कोशिश की है। अभी 1-2 क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट जिनको मैं कवर करूंगा। अगर क्लियर है तो लाइक करते चलिए। देखिए, रेवोल्यूशन आप लोगों को पता होना चाहिए, रेवोल्यूशन क्या होता है। ये देखिए, अभी रिवीजन क्लास है, ये आज लास्ट क्लास होगा एग्जाम से पहले। उसके बाद हमारे अलग अलग क्लासेस होती हैं, जो फ्री क्लासेस है वो चलती रहेंगी, लेकिन ये वाली क्लासेस आज लास्ट क्लास है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिस्टम चला रही है, आपने गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्ट किया और गवर्नमेंट को हटा के अपने सिस्टम को चेंज कर दिया, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। जब आप पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम बदल दें उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। पर आपने एक राजा को हराया और उसकी जगह खुद आके बैठ गए, ये रेवोल्यूशन नहीं कहलाता, क्योंकि सिस्टम वही फॉलो हो रहा है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर बताइए। अब ये बहुत आसान सवाल है, इसका मैं चाहता हूं कि आप जो 80 लोग हैं 80 के 80 सही आंसर बताएं। दांडी मार्च से कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया दांडी मार्च से? गाना सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, या रघुपति राघव राजा राम। बताइए, गांधी जी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को। तो ताकर जी कह रहे हैं सी, जूली जी कह रहे हैं सी। जल्दी जल्दी सब लोग किस बताएं आंसर क्या होगा। तो आंसर इज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, दांडी मार्च 12 ऑफ मार्च को स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? साबरमती आश्रम से। एंड 5 ऑफ अप्रैल को दांडी में जाके गांधी जी ने नमक बनाया, सॉल्ट का कानून तोड़ा। क्यों नमक बनाया था मैं पहले भी बताता हूं, उनको आयोडीन की कमी नहीं थी। सॉल्ट एक सिंबल था, ना उनको चाइनीज में चाउमीन में नमक डालना था। सॉल्ट एक सिंबल था, क्योंकि उनको कोई ना कोई कानून तोड़ना था। तो वो लैंड टैक्स तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट सबको चाहिए होता है। तो आंसर इज सी। और इसके लिए जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो लाहौर सेशन में पास किया गया था, लाहौर सेशन ऑफ 1929। टैक्स तो हर एक चीज पे था नाग जी, आपने सरकार के साथ डिसओबे करना है, उनके लॉस को डिसओबे करना है, तो आप क्या सिंबल लेते हैं इसका बड़ा वैल्यू पड़ता है। तो सब लोगों को नमक की जरूरत होती थी, इसीलिए नमक का कानून तोड़ा गया, ताकि गरीब अमीर हर कोई इस मूवमेंट से जुड़े। वो लैंड टैक्स भी तोड़ सकते थे, वो कोई और टैक्स भी तोड़ सकते थे, पर नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में मजा आएगा, बताइए आंसर क्या होगा। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट किसको चुना गया इन 1990?
बता दूंगा, अभी जी अभी बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। विकी जी थोड़ा पहले पूछा है आपने, अभी तो एग्जाम में पूरे 24 आवर्स हैं शायद। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है 50 क्वेश्चन, वो कहाँ से आ जाएंगे कोई नहीं जानता। ठीक है, कोई नहीं जानता कहाँ से आ जाएगा। सो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अब कंफ्यूज मत करिएगा, देखिए जो मैं ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। एक है खिलाफत कमेटी और एक है खिलाफत कॉन्फ्रेंस। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को ध्यान से समझिएगा, खिलाफत मूवमेंट क्या है उसके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए, अरब में से, अरेबिया से इस्लाम का राइज होता है, किसके अंडर में? प्रॉफिट साहब के अंडर में, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, रिस्पेक्टेड प्रॉफिट साहब के अंडर में इस्लाम राइज होता है। प्रॉफिट साहब के जाने के बाद इस्लाम को एक्सपेंड करने की जिम्मेदारी जिन डायनेस्टीज को मिलती है उनको कैलिफेट्स कहते हैं। उनको कैलिफेट्स कहते हैं। वो कैलिफेट्स एक एक करके अलग अलग 4 कैलिफेट्स आए, जिसमें से लास्ट था ओटोमन एम्पायर। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं तो समझिए प्लीज। ओटोमन एम्पायर आखिरी कैलिफेट था, 4 कैलिफेट आए, उनके नाम आप लोगों को जानने जरूरी नहीं है। वर्ल्ड वॉर वन का बैकग्राउंड था इंग्लैंड प्लस फ्रांस प्लस रशिया 1917 तक प्लस यूएसए, ये सब लड़ रहे थे अगेंस्ट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और इनके साथ ओटोमन एम्पायर भी था ग्रुप में। अब मैं बता रहा हूं चामदो जी, आप सुन लीजिए। सो इस पूरी लड़ाई में वर्ल्ड वॉर वन में ये वाला ग्रुप जीत गया और ओटोमन एम्पायर हार गया, और ओटोमन एम्पायर का जो मुखिया था उसको कहते थे खलीफा या कैलिफ। अब आप हार गए हैं तो आपकी पावर छीनी जाएगी, किससे छीनी जाएगी? जो जीता है। तो जब ये कैलिफ से उसकी पावर, उसकी टेरिटरी छीनने की बात हुई, तो दुनिया भर के मुस्लिम्स ने, दुनिया भर के मुस्लिम या इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों ने इसका रिवॉल्ट किया, क्योंकि कैलिफ उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड था। कैलिफेट उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड थी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी इस्लाम को एक्सपेंड कराने की, तो रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो इंडिया के मुस्लिम से लेके अलग अलग जगह के मुस्लिम्स ने इसको रिवॉल्ट किया, और इसके लिए पूरी एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। इस खिलाफत कमेटी के फाउंडर थे जो अली ब्रदर्स, आप जानते हैं। अब ये बात हुई कि ये खिलाफत कमेटी तो ठीक है, पर गांधी जी को ये रियलाइजेशन था और बाकी सारे लीडर्स को कि मुस्लिम्स को अपने साथ लेके अगर हम कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत बेटर होगा, इसीलिए ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। उस खिलाफत कॉन्फ्रेंस का लीडर महात्मा गांधी को चुना गया ताकि एक सिंबल बन सके, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और ये खिलाफत मूवमेंट दोनों जुड़े। क्लियर है? सो खिलाफत कमेटी अली ब्रदर्स वाली कमेटी है, खिलाफत कॉन्फ्रेंस अलग है। कमेटी और कॉन्फ्रेंस में फर्क होता है। कमेटी एक ग्रुप ऑफ लोग होता है, कॉन्फ्रेंस जहां डिस्कशन के लिए लोगों को बुलाया जाए। तो कमेटी पहले बनी
कॉन्फ्रेंस बाद में आई। कॉन्फ्रेंस यानी डिस्कशन के लिए लोगों को बुलाया गया। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन में काफी मजा आने वाला है। तो अक्टूबर 17 को ये सब लोग मिले थे इन 1919। अब बताइए किसको क्या डाउट है? अरे मेरे भोले बच्चों, सीधी सी बात है। देखिए, एक कांग्रेस है, एक है खिलाफत कमेटी। कमेटी मतलब लिमिटेड लोग। ये खिलाफत कमेटी के कुछ मेंबर हैं, जिसमें अली ब्रदर्स फाउंडर हैं और बहुत सारे लोग हैं। इनका जो डिस्कशन होगा बाकी सारे लोगों के साथ, वो है कॉन्फ्रेंस। तो पहले कमेटी बनेगी, बाद में कॉन्फ्रेंस होगी। पहले कमेटी बनेगी, बाद में कॉन्फ्रेंस होगी। ये सब हो रहा है 1919 में ही कमेटी बनी, 1919 के ही एंड में जाके कॉन्फ्रेंस हुई, अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड में। आईएनसी और इनके बीच में एक समझौता हुआ कि हम आपकी डिमांड रखेंगे और आप हमारे साथ हमारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। 1920 के स्टार्ट में स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्लियर है यहां पे, यस और नो? क्लियर है? यहां पे कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। तो जो खिलाफत मूवमेंट था वो इंडिया के रिलेटेड टॉपिक से नहीं था, वो टर्की ओटोमन एम्पायर के रिलेटेड टॉपिक से था। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप समझिए, गांधी जी को पता था सबको साथ लेके चलना है, तो आंसर इज ए, महात्मा गांधी। एबी जी क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग आंसर बताइएगा। और जो नहीं बता पाया वो कोई खिड़की देख के कूद जाइए। जस्ट किडिंग, आंसर बताने की कोशिश करिए। आंसर गलती हो जाती है, गलती हो सकती है। तो आंसर है ए। देखिए क्या है रीजन फॉर विड्रॉल। नॉन कॉपरेशन के विड्रॉल का रीजन क्या है? तो आंसर इस चौरी चौरा का इंसिडेंट, जो कि 1922 में हुआ, फरवरी में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्टार्टिंग की वजह में बहुत सारी वजह थी, जिसमें जलियांवाला बाग मैस्करे भी एक वजह था, रॉलेट एक्ट भी एक वजह था, फेलियर ऑफ मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी एक वजह था। पर कॉल ऑफ करने का एक ही वजह था, चौरी चौरा इंसिडेंट, जो 1922 में हुआ। ना जी, एग्जाम के बाद कुछ नहीं कूदना पड़ेगा, अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखिए और कुछ नहीं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। कई बार आपको कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ बैठ के लगातार पूरा टाइम बैठना होता है, उसी में आपकी सक्सेस हो जाती है। एक सुडोकू कंपटीशन कराया गया था हमारे स्कूल में, कॉलेज में।
बाकी सब लोग बहुत जल्दी जल्दी फिल कर रहे थे, मुझे लगा मैं हार जाऊंगा। सो बस मैं बैठा रहा अपना सॉल्व करता रहा और बाद में पता चला कि जो सब जल्दी जल्दी फिल कर रहे थे वो सब गलत फिल कर रहे थे। तो 2 लोग रिजेक्ट हो गए थे और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। क्यों? क्योंकि मैं बस बैठा रहा। अगर मैं टेंशन में आके उसको सुडोकू को फाड़ के बाहर निकल जाता तो नहीं मिलता प्राइज। सो आंसर है ए, चौरी चौरा इंसिडेंट। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। तो बस बैठना होता है आपको, अपने सेंसेस में लगातार बैठना होता है, पैनिक नहीं करना होता है। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बहुत किस्से कहानियां सुनाता जहां पैनिक में हालत खराब हो जाती है लोगों की। खिलाफत मूवमेंट 1919 के आसपास स्टार्ट हो गया था और जो खिलाफ नॉन कॉपरेशन है वो थोड़ा बाद में ज्वाइन करते हैं उसको। इवन खिलाफत एंड भी 1924 के आसपास होता है, नॉन कॉपरेशन 1922 में ही एंड हो जाता है। चौरी चौरा में कुछ नहीं, कुछ भगवान अहीर के अंडर में लोगों ने पुलिस वाली चौकी को जला दिया था। तो वो पुलिस वाले मर गए थे। अब गांधी जी को यह डर था, पुलिस स्टेशन को जला दिया। अब गांधी जी को यह डर था कि ब्रिटिशर रिटेलिएट करेंगे और हर जगह लड़ाइयां फैलेंगी, तो इसीलिए गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया था मूवमेंट। तो ये चौरी चौरा एक पूरी पुलिस चौकी, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स के पास फोर्सेज हैं, तो गांधी जी को यह पता है कि अगर उन फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया तो हालत खराब हो सकती है। इसीलिए गांधी जी ने जैसे ही कोई वायलेंस का इंसिडेंट हुआ, गांधी जी ने पूरा मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज पीपल। क्योंकि उनको पता है लोग अगर वायलेंस होगा तो ब्रिटिशर्स के पास बंदूकें हैं, इंडियंस के पास लाठी हैं, नहीं फेस कर पाएंगे। जी हां, पुलिस स्टेशन को जलाया था। क्यों जलाया था उसके पीछे भी एक अलग मूवमेंट है कि भगवान अहीर और इन सब लोगों को 2 दिन पहले मारा गया था उस पुलिस स्टेशन वालों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते। एज अ लीडर आप गांधी जी की पोजीशन को समझिए, क्योंकि उनको अपने लोगों को भी बचाना है। वो मूवमेंट तो करा रहे हैं, पर इस बात का भी डर है कि अगर ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर हमला किया तो इंडियंस बहुत ह्यूज नंबर पे मारे जाएंगे। उत्तर प्रदेश, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, परफेक्ट। सो ये बहुत आसान है, बाकी सब लोग भी आंसर दीजिए, बहुत आसान है। आंसर इज रॉलेट एक्ट। आंसर इज ए, रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये एक ऐसा एक्ट था जिससे इंडियंस को 2 साल तक, 2 ईयर्स तक बिना किसी जुडिशियल रेमेडी के अरेस्ट किया जा सकता था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता था। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि आपको शक है कि पवन सर घर में बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं और आपने मुझे अरेस्ट करवा दिया। किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं? बम बनाने की। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि आपको शक है, सिर्फ शक होने से आपने पुलिस में केस किया या पुलिस वालों को शक हुआ तो पुलिस वाले मुझे उठा के ले गए। कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, बताइए आंसर क्या होगा? जी, एपी यूएपीए जो आप कह रहे हैं वो यूएपीए का ही एक्सटेंशन है, वो भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। हाँ जी, वही है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये वही है। आजादी के बाद
ये डिसाइड हुआ, ये डिबेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि क्या कोई ऐसे एक्ट रहने भी चाहिए या नहीं रहने चाहिए। जी हाँ कीपा जी, मुझे पता है। जो यूएपीए का एक्सटेंशन है अरुणाचल प्रदेश में, उसको एपी यूएपीए कहते हैं। मैं मेरे को 2 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, सारी चीजें मुझे पता है। हम मैं उतना ही इन्फॉर्म रहता हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर भी जब प्रिपेयर करता हूँ तो मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ चीजें। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इशू क्या है, पेपर लीक, सारी चीजें। तो इसका आंसर है बी 1671। ठीक है, आंसर है इसका बी 1671। ये लड़ाई 1671 में हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? मुगल एम्पायर वर्सेस अहोम किंगडम। जीता कौन? अहोम किंगडम। अहोम किंगडम के लीडर कौन थे? लचित बोरफुकन। लीडर यानी जनरल, राजा नहीं, जनरल कौन थे? लचित बोरफुकन। मुगलों के जनरल कौन थे? राजा राम सिंह। राम सिंह फर्स्ट मुगलों के लीडर थे, और अहोम्स के लीडर यानी जनरल कौन थे? लचित बोरफुकन। राजा नहीं है, याद रखिएगा, राजाओं का नाम अलग है। कौन जीता? अहोम्स जीते। उस टाइम पे अहोम्स के राजा थे उदय आदित्य सिंघा, और मुगलों के राजा थे औरंगजेब। तो औरंगजेब ने अपनी आर्मी भेजी थी अंडर मीर जुमला, सॉरी, अंडर मुनव्वर खान और राम सिंह फर्स्ट। और इधर उदय आदित्य सिंघा के अंडर में जो आर्मी थी, अंडर कौन था लीडर? लचित बोरफुकन और अतन बुरा गोहेन। और जीते कौन? अहोम्स जीते। औरंगजेब उधर राजा है, और उसके जनरल का नाम याद रखिएगा, राम सिंह फर्स्ट। और मुनव्वर खान जो कि नेवी का एडमिरल था। और इधर राजा थे उदय आदित्य सिंघा। उदय आदित्य। और जो ग्राउंड पे जनरल थे उनका नाम था लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन की तबीयत बहुत खराब थी, हेल्थ बहुत खराब थी, उसके बावजूद भी वो खड़े रहे दुश्मनों के सामने। अच्छी बात है पिंकी जी, हिस्ट्री अच्छा हो रहा है तो। हाँ जी, 17 बैटल जीते थे मुगल्स के अगेंस्ट में। और ये लड़ाई आपकी जहांगीर के टाइम पीरियड से स्टार्ट हुई थी, शाहजहां के टाइम पीरियड में भी कंटिन्यू की थी, और औरंगजेब के टाइम पीरियड में भी कंटिन्यू हुई थी। इसके बाद भी एक और बैटल हुआ था 1682 में, जिसको बैटल ऑफ ईता खुली कहते हैं। ठीक है, औरंगजेब भी जिद्दी आदमी था, उसने भी बहुत कोशिश की लेकिन हरा नहीं पाया। सो लचित बोरफुकन के बारे में ऐसा कहते हैं कि बहुत बुरी हालत थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी आर्मी को लीड करने खुद चले गए थे ग्राउंड पे। क्लियर है यहां पे, यस और नो? सो आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। बैटल ऑफ ईता खुली भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो अगले 11 साल बाद हुआ इन 1682, बैटल ऑफ ईता खुली। इसमें भी अहोम जीते थे। और इस टाइम पे कमांडर कौन है? वही आलन बोरबुआ जिनका नाम मैंने अभी रखा है। तो आलन बोरबुआ इनके कमांडर थे। 1682 में बैटल ऑफ ईता खुली। नाम क्या है? बैटल ऑफ ईता खुली। इसको आखिरी बैटल माना जाता है, किस किस के बीच में? मुगल्स एंड अहोम्स के बीच में वन ऑफ द लास्ट बैटल माना जाता है। कब हुआ? 1682 में।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। 1940s के आसपास 42 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। लेकिन मूवमेंट तो चल रहा है, तो मूवमेंट चल रहा है, उसकी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए एक ऑल इंडिया सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टैब्लिश किया गया था। उस रेडियो ट्रांसमीटर के तहत सीक्रेटली बातें कन्वे की जाती थी जो कि लीडर्स बाहर थे उनके बीच में। तो उनका नाम क्या था, वो किसने ये पूरा स्टार्ट किया था? तो वो लेडी का नाम याद रखिएगा, लेडी का नाम है उषा मेहता। तो नाम क्या है इनका? उषा मेहता। देखिए कांग्रेस के बड़े सारे लीडर्स अरेस्ट हो चुके थे। अरुणा असफ अली ने बॉम्बे में गोवालिया टैंक मैदान पे झंडा फहराया था 9 अगस्त को। नए नए लीडर सामने निकल के आए थे, जिसमें आपके जयप्रकाश नारायण साहब थे, जिसमें बीजू पटनायक थे जो कि अभी ओडिशा के सीएम के फादर, अभी नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम है, उनके फादर। और बहुत सारे लोग थे। उषा मेहता एक सीक्रेट रेडियो चलाती थी अलॉन्ग विथ बाबू भाई प्रसाद। तो आंसर इज ए। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें जो झंडे वाला क्वेश्चन आएगा वो याद रखिएगा, अरुणा असफ अली ने झंडा फहराया था, फ्लैग होस्ट किया था गोवालिया टैंक मैदान। स्पेलिंग एकदम साफ साफ लिख देता हूं, गोवालिया टैंक मैदान, इसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ फेमस लेडीज का नाम पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पहली लेडी कौन थी जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, फर्स्ट लेडी टू बिकम कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो कौन थी बताइए आप लोग। कांग्रेस प्रेसिडेंट पहली लेडी कौन थी? तो याद रखिएगा, आंसर एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू नहीं है। अगर बोले कि फर्स्ट इंडियन वुमन कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमन कौन थी, तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। इंडियन लिखा हो तो सरोजनी नायडू, इंडियन ना लिखा हो तो एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 27, लाल किला किसने बनवाया, जल्दी बता दीजिए, हलवा क्वेश्चन है जी। सेशन को लाइक करते चलिएगा। तो इंडियन पूछे सरोजनी नायडू, फर्स्ट पूछे एनी बेसेंट। जी, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27, लाइक करते चलिएगा सेशन को। मैंने हर एक फेज से क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, मिडिवल से भी, मॉडर्न से भी, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है। देखिए ये हमारा एफर्ट है, बाकी कोई गारंटी नहीं कोई क्वेश्चन पूछा भी जाए यहां से या ना पूछा जाए। पर आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप लोग कैपेबल हो रहे हैं, आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। तो देखिए शाहजहां ने बनवाया ताजमहल, शाहजहां ने बनवाया रेड फोर्ट, शाहजहां ने बनवाया जामा मस्जिद एट दिल्ली। दिल्ली का जामा मस्जिद जाके देखिएगा, काफी अच्छी जगह है, काफी सुकून मिलता है। लाल किला विजिट कर सकते हैं, ताजमहल देख सकते हैं। तो शाहजहां ने काफी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं। ठीक है,
ताजमहल उन्होंने अपनी फेवरेट वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया था। फेवरेट वाइफ क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारी बीवियां थी, आई गेस 9-10 बीवियां रही होंगी, और तो उनमें से जो फेवरेट थी उनका नाम था मुमताज महल। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया है रबिया उद दुरानी के लिए, और औरंगाबाद में बनवाया है, किसने बनवाया है? औरंगजेब ने। बीवी का मकबरा सेकंड हैंड कॉपी लगती है ताजमहल की। तो कहां पे? ये औरंगाबाद का है, महाराष्ट्र के इलाके में। इसको औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब नॉर्मली कई जगह लिखा है कि औरंगजेब के सन ने बनवाया, कई जगह लिखा है कि औरंगजेब ने खुद बनवाया। उनकी वाइफ का नाम था रबिया उल दुरानी या दिलरास बानो बेगम, एक ही। ठीक है, आप एक चीज याद रखिएगा, बहुत बहुत बीवियां होती थी। जैसे जहांगीर की 20 वाइफ थी, 20 वाइफ। ये मैट्रिमोनियल अलाइंसेस किए जाते थे ताकि अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। 20 वाइफ्स, आप समझिए 20 बीवियां। और वहीं रजिया सुल्ताना को लोग कहते हैं कि हाँ जी आपने गलत किया, कि आप अफेयर कर रहे थे, आपका करेक्टर अच्छा नहीं था। इट इज हिपोक्रेसी एंड पैट्रियार्की एट द सेम टाइम। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मुगल पेंटिंग अपने पीक पे किसके टाइम पीरियड में पहुंची? प्यार व्यार क्या होता है? देखिए, मैट्रिमोनियल अलायंसेज हो रहे हैं, एरिया अपने साथ लेके चलना है लोगों को, इसलिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए जाते थे। अपने पीक पे मुगल पेंटिंग्स पहुंची जहांगीर के टाइम पीरियड में। जहांगीर बहुत अच्छा पेंटर था, बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा पेंटर था। नशेड़ी था, गंजेड़ी था, वो अलग बात है। नशे करता था और काफी नशे में डूबा रहता था। सारी पावर नूर जहां के हाथ में थी, जो उनकी वाइफ थी, और उनके फादर के हाथ में। जहांगीर तो अपना पेंटिंग एंड ड्राइंग में ही लगा रहता था। इसीलिए खुर्रम ने रिवॉल्ट भी किया था, शाहजहां ने रिवॉल्ट भी किया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जो गद्दी है ये मेरे हाथ से जाने वाली है। मस्त मौला बद्दा तो मोहम्मद शाह रंगीला था, जो कि लेटर मुगल का राजा था। तो डांस वांस करता रहता था डांसर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा था जिसने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉलो किया? थोड़ी देर पहले पिंकी जी आप कह रहे थे ना कि हिस्ट्री समझ में आने लगा है, तो हिस्ट्री कह रहा है कि आप जितना मुझे समझने की कोशिश करोगे उतना ही मैं आपको भुलाने की कोशिश करूंगा। तुक्का वाली बात ही नहीं है, आंसर बलबन है, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बलबन कहता था कि आपको मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा, सजदा करना पड़ेगा, पैबोस करना पड़ेगा। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब होता है कि अपने दुश्मनों पे बिल्कुल भी दया और बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाना। सो आंसर इज बलबन। बहुत ही ज्यादा क्रूअल तरीके से अपने एनिमीज को एलिमिनेट करना, उसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। क्योंकि इसकी लड़ाई मंगोलों के साथ थी, इसलिए इसने ये पॉलिसी अपनाई भी थी। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट राजा था। इसने टाइटल लिया था जिल ए इलाही, शैडो ऑफ गॉड का। तो जिल मतलब शैडो होता है।
क्वेश्चन नंबर 30th, दिल्ली सल्तनत का लास्ट राजा इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को ही तो हरा के बाबर ने गद्दी ली थी। देखिए, अगर आप लोगों को दिल्ली सल्तनत का ऑर्डर याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो ये याद रखिएगा, सब खेलो टेनिस, सब लो मजे। ये लाइन याद रखिएगा, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। सब खेलो टेनिस, सब लो मजे का मतलब है, सब से मतलब आ गया सैयद डायनेस्टी, सॉरी स्लेव डायनेस्टी। के से खिलजी डायनेस्टी, टी से तुगलक, देन सैयद, देन लोधी, और मजे का मतलब एम से मुगल। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको दिल्ली सल्तनत का ऑर्डर याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो ये याद रखिएगा, सब खेलो टेनिस, सब लो मजे। सब खेलो टेनिस, सब लो मजे, इतना तो याद कर लेंगे। लख बख्श टाइटल दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये ट्रिक्स है जो आप लोगों को याद रखने में काम आएगी। अगर मुगलों के राजाओं का नाम याद नहीं होता तो ये याद कर सकते हैं कि बाबू हमें आप, बाबू हमें आके जोक सुनाइए आप। तो एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कह रही है, एक शोना बाबू चल रहा है उनके बीच में, तो बाबू हमें आके जोक सुनाइए आपका मतलब है बाबू मतलब बाबर, हमें मतलब हुमायूं, आके मतलब अकबर, जोक मतलब जहांगीर, सुनाइए मतलब शाहजहां, और आप मतलब औरंगजेब। तो ये याद रखने के लिए आप लोगों की मैंने ये बना दिया, आप लोग याद रखना चाहें इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जिनको भी ऑर्डर याद रखने में प्रॉब्लम होती है। ये दोनों निमोनिक्स हैं जो आप लोगों के काम आएंगे, ठीक है। तो बाबू हमें आके जोक सुनाए आप। तो एक महिला मित्र अपने प्रेमी से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि बाबू मन नहीं लग रहा, जोक आके सुनाइए। क्लियर है यहां तक, यस और नो? तो ये दो निमोनिक्स मैंने आप लोगों को बता दी। तो जिन लोगों को भी चीजें याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते। आई गेस टाइम हो गया है, तो इसको अब यहीं रैप अप करते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज ये पूछ लीजिएगा, ये मेरा नंबर है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जो लिमिटेड टाइम था उसमें हमने डिस्कस करने की कोशिश की। इसका आंसर मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, बाकी आप लोग, हम कोशिश करते हैं, इसका आंसर बी मोहनजोदड़ो होगा जी। इसको एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब लोग डरिए मत, एग्जाम दे के आइए। ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, अगर मेहनत आप लोगों ने जेन्युइनली अच्छे से की है तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट आपको मिलेंगे, नंबर मैंने दे दिया, वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। अगर मेहनत की है तो रिजल्ट मिलेगा, और अगर मेहनत में अगर आप ये सोचे कि मैंने मेहनत नहीं किया और फिर भी रिजल्ट मिल जाए तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छे से हल्का लाइट खाना खा के एग्जाम देने जाइएगा, और टेंशन नहीं लेना है।
ओके जी, थैंक यू एवरीवन। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, डरना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट एवरीवन।